हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज हम लोग करने वाले हैं CUET PG 2026 के लिए मैनेजमेंट के टॉप 50 MCQs। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग के टॉप 50 MCQs, जिसके अंदर कुछ कॉस्टिंग के भी क्वेश्चंस मिक्स थे। सो आज हम लोग करने वाले हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, जिसके आने के चांसेस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रीवियस ईयर पे वो टोटली बेस्ड होते हैं। तो बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस साल CUET PG 2026 कोर्स एमकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट बैच एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है। वो चाहे तो जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन बैच है, बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाइए, आप एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। मैच द मैनेजमेंट प्रोपोनेंट विद देयर कंट्रीब्यूटर्स। मतलब यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो हमने बहुत सारे थ्योरीज पढ़ी हैं मैनेजमेंट की, उसमें FW टेलर आते हैं, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो, मैक्स वेबर। अब यहाँ पे उनकी थ्योरीज दे रखी हैं, हमें करना है यहाँ पे मैच। तो फटाफट से मैच करो। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला है यहाँ पे हमारा FW टेलर। एक मिनट। FW टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो और मैक्स वेबर। क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पे? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने क्या दिया था? क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात की थी? मैक्स वेबर क्या ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, या एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं? तो जल्दी से बताओ। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर अगर ए देखें तो ए में क्या बताया जा रहा है? ए का 2 है, बी का 1 है। मतलब ये जो है हमारा FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज दी थी, प्रिंसिपल्स जो थे हमारे, हमने जो पढ़े हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल का तो तुम्हें पता ही होगा, 14 प्रिंसिपल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में आती है। एल्टन मायो की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस की बात की थी, और मैक्स वेबर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने थ्योरी क्लासेस में, बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा रखी है। ये ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी होगी। देख लो, यहाँ पे बताया गया है FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर किया जाता है। हेनरी फ्योल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो हम लोग जानते हैं 14 प्रिंसिपल के नाम से। एल्टन मायो हॉथॉर्न स्टडी, याद करो, मैंने यूट्यूब पे भी इसकी क्लास डाल रखी है। हॉथॉर्न स्टडीज में अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। और मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है एजर्शन रीजन के फॉर्म में। बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है ना, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, एज इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है ये सुनना। मैनेजमेंट ड्रॉज अ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन लाइक अ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो बताओ तुम, क्या मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है? बिल्कुल है सर। अब उसके पीछे रीजन दिया गया है कि ये अलग अलग डिसिप्लिन, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग डिसिप्लिन से जो कंसेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करता है हमारा मैनेजमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद करो, तुमने पढ़ा होगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, आर्ट। तो उसी तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैनेजमेंट में 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा लेवल नहीं है। नॉट वन ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेवल। टॉप होता है, मिडिल होता है, ऑपरेशनल सुपरवाइजरी, या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 लेवल्स तुमने पढ़ा होगा। ऑपरेशनल सुपर सबसे लोएस्ट लेवल कंसीडर किया जाता है। टॉप लेवल में तुम्हारे CEO आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। ठीक है, ये सारे लोग आते हैं। और मिडिल में तो तुम्हें पता ही है, ब्रांच मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है प्लानिंग प्रोसेस को एक अरेंज करो। जो भी स्टेप होते हैं प्लानिंग में, उसको एक करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, और पांचवा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं या प्रीमाइस डेवलप करते हैं? ये चीज़ें तो बाद में आती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव को, फिर इवैल्यूएट करोगे। मतलब सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा। उसके बाद हमारा आ जाएगा इवैल्यूएट करना।
फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो मतलब आगे में जो दो है, डेवलपिंग प्रेमाइस और सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इनमें से हमारा कौन सा होना चाहिए ये बताना है हमें। तो अगर तुम देख पा रहे होगे तो सबसे पहले ये 5 4 3 किस ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है, इस ऑप्शन में। मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें प्लान, जब हम लोग कोई भी चीज के लिए प्लान करते हैं, चाहे तुम अपने सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि तुम्हें कितने स्कोर करने हैं या किस यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो। फिर उसके बाद तुम उसके अकॉर्डिंग प्रीमाइस डेवलप करोगे, एजम्पशन बनाओगे, बेस तैयार करोगे। तो जो इसका ऑप्शन होगा ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस। ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन से दो फैक्टर्स, यहाँ पे हमारे स्वॉट में 4 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रेंथ, एक मिनट, चलो स्ट्रेंथ, ठीक है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। यहाँ पे लिख रखा है स्ट्रेंथ हमारा होता है, स्ट्रेंथ हो गए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हो गई, यहां पे नीचे हमारा हो गया वीकनेस और थ्रेट। हमें बताना इनमें से हमारा कौन सा दो इंटरनल है, ठीक है, और एक्सटर्नल भी बता ही सकते हो। तो देखोगे स्ट्रेंथ क्या होता है, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा प्लस पॉइंट, तुम्हारा कौन से वीक चैप्टर्स हैं वो तुम्हारा वीकनेस होता है। मतलब ये तुम्हारे इंटरनल होता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, ये तुम्हें पता होता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट की बात करता है। अपॉर्चुनिटीज हमें बाहर देखने को मिलती है और थ्रेट्स भी बाहर से आते हैं। तो हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है हमारा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जैसे इंटरनल स्ट्रेंथ आपका क्या हो सकता, कंट्रोल कर सकते हो उसको, स्टाफ को कंट्रोल कर सकते हो, इनको मतलब ये आपके कंट्रोलेबल नेचर के होते हैं, स्ट्रेंथ भी वीकनेस भी। लेकिन जो एक्सटर्नल जैसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये हमारे अनकंट्रोलेबल होते हैं। मार्केट कैसा है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, लॉ, लीगल लॉस में चेंजेस आ सकते हैं, कोई नया कंपिटिटर आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एजर्शन रीजन है। बोला जा रहा है प्लानिंग जो है ये एक प्री रिक्विजिट है कंट्रोलिंग का। ठीक है। रीजन उसके पीछे दिया जा रहा है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए वो बेस की तरह काम करता है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया क्या एक्चुअल में वैसा काम हो पाया या नहीं हो पाया। तो क्या लगता है तुम्हें, दोनों ही ऑप्शन सही है या दोनों ही गलत है, या कोई एक सही है या एक गलत है? तो जिसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। कंट्रोलिंग जो होता है ना, हम लोग प्लान में क्या करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना। अब कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा हमारा जो एक्चुअल में हमारा आउटपुट निकला, एक्चुअल आउटपुट जो हमारा निकला, वो उसमें कितना डिफरेंस आया हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है और कंट्रोलिंग उसे मेजर कर रहा है कि एक्चुअल में उतना आया या नहीं आया। तो प्लानिंग जो है वो एक प्री रिक्विजिट है कंट्रोलिंग के लिए। और रूल, रूल क्या है, रूल एग्जाम्पल है किस टाइप के प्लान का, बताना है हमें यहाँ पे। रूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लान। प्लान तुम्हें पता होता है सिंगल स्टैंडिंग, बेसिकली दो होते हैं हमारे, स्ट्रैटेजिक प्लान भी होते हैं, बजट तो है नहीं यहाँ पे। सिंगल यूज है, क्या नियम एक बार बनता है, सिंगल यूज प्लान है, ये स्टैंडिंग प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लान है, या बजट है। तो जो हमारा रूल होता है वो स्टैंडिंग प्लान में आता है। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, रिपीटेडली जिसका आप इस्तेमाल करो। बजट तो आपका एक बार सिंगल आपने यूज किया, ये आपका सिंगल यूज प्लान में आते हैं। रूल हमारा स्टैंडिंग प्लान है, इसके अंदर आपकी रूल्स आ जाएंगी, पॉलिसीज आएंगी, प्रोसीजर्स आएंगे, इसको बार बार आपको यूज करना होता है, इसमें चेंजेस भी कुछ ना कहीं करने होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रखा है, अब हमें इसको मैच करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक से। ये चीज हमारा ये जो है, जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी है हमारा, जो कि एक सब्जेक्ट भी है ये अलग से, उसमें भी ये कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। फंक्शनल है, डिविजनल है, मैट्रिक्स है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम्हें पता होगा लाइन जो होता है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है। ऐसा होता है क्या, या कोई और फंक्शनल सिंपलेस्ट माना जाता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। हमें जहां तक पता होता है कि लाइन जो होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है, वर्टिकल अथॉरिटी है, ऊपर से अथॉरिटी फ्लो करती है, नीचे की ओर जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये तो हमें पता है। तो डी का 2 देखना है सबसे पहले, किस ऑप्शन में, इसमें है और इसमें। अब इसी को हमें देखना है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। तो उसके बाद है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलिटी की बात करते हैं। ठीक है। फंक्शंस असाइन कर देते हैं, जो जिसका काम है वो काम करेगा। डिविजनल में क्या होगा फिर, क्या करोगे डिविजनल में, क्या डिविजनल में हम लोग प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वाइज या फिर टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये होना चाहिए। मैट्रिक्स में क्या होगा,
मैट्रिक्स क्या यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला भी। हमने क्या यहाँ पे बात की कि फंक्शन में हम लोग एक क्या करते हैं, स्पेशलिटी ग्रुप बनाते हैं। डिवीजनल में हम लोग टेरिटरी ग्रुपिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्ट वाइज डिवीजन क्रिएट करते हैं। और मैट्रिक्स में तुम देखोगे तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है। दो बॉस होते हैं, अलग अलग जगह से तुम्हें कमांड मिलेगा, तो तुम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है। वहीं पे रीजन दिया गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कंपलसरी। क्या हमें अथॉरिटी को डेलीगेट करना कंपलसरी हो जाता है? रीजन है एक्चुअल में। एजर्शन दिया है क्या डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है, तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो दोनों ही बातें सही है, लेकिन ये पॉइंट असर्शन को कहां तक जस्टिफाई कर रहा है? जो असर्शन है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है, रीजन जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कंपलसरी, ये कहां से रीजन है? ये तो ठीक है, ये अलग बात कर रहा है ना कि हाँ डेलीगेशन कंपलसरी होता है, ठीक है, इसको बिना अथॉरिटी दिए आप काम नहीं ले सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी है, इसको कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो भी बात सही है, लेकिन कहीं से भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज इज नोन एज। क्या, कौन सा कंसेप्ट ये कहलाता है? कमेंट सेक्शन में बताना अगर वो कंसेप्ट तुम्हें पता है, तो ये कंसेप्ट किसने दिया। ठीक है, कोशिश करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है सबॉर्डिनेट्स को, एक सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स को कितने हद तक मैनेज कर सकता है। अब इसमें भी दो कैटेगरीज बन जाती हैं, नैरो स्पैन देखोगे यहाँ पे, और एक होता है वाइड स्पैन। जब आपका स्ट्रक्चर टॉल बन रहा हो तो वो कहलाता है नैरो स्पैन। वहीं पे जब आपका स्ट्रक्चर फ्लैट बन रहा हो तो वो कहलाता है वाइड स्पैन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग स्टाफ रिलेशन बनाते हैं? क्या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, या कमिटी में, या फंक्शनल में? ये चीजें तुम्हें पता होगी। फंक्शनल में हमने क्या देखा था, स्पेशलाइजेशन की बात होती है। कमिटी में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई कमिटी फॉर्म करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक स्पेशलिस्ट असाइन करते हैं, जो कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। अब ये लाइन पे डिपेंड करता है, कि लाइन मैनेजर्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो उसके सजेशन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को हमें यहाँ पे अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अरेंज करो फटाफट सिलेक्शन प्रोसेस को। सिलेक्शन प्रोसेस हमें यहाँ पे दे रखा है। पहला है रेफरेंस चेक, दूसरा है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, तीसरा सिलेक्शन टेस्ट, चौथा जॉब ऑफर, पांचवा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हैं या सीधा चले जाते हैं रेफरेंस चेक के लिए? तो बताओ। तो इसका जो, मैं अगर डायरेक्ट पॉइंट पे आऊं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, या कहूँ तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जिसको कि हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं स्क्रीनिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनिंग हो जाता है। जो एप्लीकेशन अनफिट होते हैं हम लोग उसी टाइम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग मूव करते हैं, टेस्ट उनका लेना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, टेस्ट आपने कंडक्ट कर लिया। अब उसके रेफरेंस या कहूँ तो बैकग्राउंड चेक की ओर हम लोग मूव करते हैं। रेफरेंस चेक हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, उसका मेडिकल टेस्ट करेंगे। मेडिकल टेस्ट करने के बाद फाइनली हम उन्हें जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से काम करता है। ऐसा नहीं होता कि स्टार्ट ही हम करेंगे रेफरेंस चेक से। 13 नंबर एजर्शन है, रीजन है। बोला जा रहा है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, इंटरनल सोर्स में अब जैसे ट्रांसफर वगैरह हो गया, जॉब प्रमोशन हो गया, या जॉब रोटेशन वगैरह कर दिया जाता है किसी एक, वो काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट ही है। ठीक है, तो बताया जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को दोबारा से री इंगेज कर लेना, वो रिटायर हो चुके हैं या उनका पीरियड खत्म हो चुका है, तो उनको अगर आप री इंगेज कर रहे हो तो वो आपके इंटरनल सोर्सेस में ही आता है, रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेस में ही आता है। तो हमें बताना है कि इंटरनल, यहाँ पे अदर्शन हमें बोल रहा है कि इंटरनल सोर्सेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, चीपर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सही है स्टेटमेंट।
रीजन उसके पीछे पीछे दिया गया है, इंटरनल रिक्रूटमेंट रिड्यूस द नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। सही बात है। अगर आप वैसे व्यक्ति जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आप उन्हीं को ला रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनको आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप किसी फ्रेशर को लाते हो या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ना हो, आपको उसको प्रॉपर उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी होती है, फेमिलियर करना होता है उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन से, तब जाकर वो काम को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारा लग जाता है। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। लेकिन देखो इसमें यहाँ पे अभी भी ये है क्लियर, इसमें मेंशन किया है कि करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, अगर हम लोग तुम प्रैक्टिकली सोचो तो आंसर हमारा ए ही होगा। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि तुम्हारे ट्रेनिंग में काफी ज्यादा खर्च होते हैं उस पीरियड में। वो तुम्हारा होता है ना कि बस चला गया वो पीरियड ट्रेनिंग देने में, उसमें तुम आउटपुट वो नहीं ले पाते हो। बस तुम्हारी सैलरी तो जाएगी, तुम्हारे कॉस्टिंग्स तो लगेंगे, लेकिन तुम्हें वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा कॉस्ट सेव करता है। तो इसके आंसर पे फिलहाल मत जाना, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग यहाँ पे करेक्ट मानो। 360 डिग्री फीडबैक इज अ टेक्निक एसोसिएटेड विथ, बताइए आंसर इसका। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 360 डिग्री फीडबैक पढ़ा होगा रिक्रूटमेंट में, स्टाफिंग चैप्टर से निकल कर आता है हमारा ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परफॉर्मेंस जब हम लोग अप्रेज करते हैं किसी कैंडिडेट की या किसी अपने एम्प्लॉय की, तो उसमें हम लोग देखते हैं हर एक एंगल से 360 चेक करते हैं कि हमने जो इसे ट्रेनिंग दिया, इसका स्किल कितना इंप्रूव हुआ, इसकी टाइपिंग टेस्ट कितनी इंप्रूव हुई। मतलब हर एक चीज को हम लोग उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। मतलब उसके सुपरवाइजर से उसके बारे में बात करेंगे, पीयर जो उसके ग्रुप वाले हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं, या उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, या सेल्फ भी हो, खुद भी है, तो हर चीज के बारे में जब बात होगी तो 360 डिग्री फीडबैक हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। कैसे लेते हैं? आपके सुपरवाइजर से ली जाएगी फीडबैक, आपकी आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी, आपका जो सबॉर्डिनेट है उससे फीडबैक लिया जाएगा, और आपसे भी कुछ चीजें पूछी जाएंगी। तो ये होता है हमारा 360 डिग्री फीडबैक। आ जाओ मोटिवेशन थ्योरी पे, बताना है तुम्हें, यहाँ पे मैच करना है मोटिवेशन थ्योरी से। यहाँ पे तुम्हें मैच लिस्ट में दे रखा हायरार्की ऑफ नीड। क्या ये मैस्लो का है? पहला तो यही हो गया, एक और टू। टू फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी या आउचीज थ्योरी, बताओ क्या होगा, या मैकग्रेगर का होगा। टू फैक्टर थ्योरी दिया था हर्जबर्ग ने, थ्योरी एक्स एंड वाई मैकग्रेगर का हो जाएगा, और थ्योरी जेड हो जाएगा आउची का। तो बता तो दिया, अब आंसर तो इसलिए हो जाएगा इसका। ए का टू हमारा निकल कर आ रहा है, बी का वन निकल कर आ रहा है, सी का अगर देखो तो चलो ठीक है, सी सी का फोर होना चाहिए ना। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। In the context of leadership, the managerial greed developed by ब्लेक एंड मॉर्टन फोकस, जो कि फोकस करते हैं दो अलग अलग डायमेंशंस पे। तो बताने वो कौन कौन से डायमेंशन। तो सबसे पहले याद रखना, मैनेजरियल ग्रिड किसने डेवलप किया था? ब्लेक एंड मॉर्टन। अब वो लोग फोकस करते हैं किसी दो डायमेंशंस पे। तो कौन कौन से वो डायमेंशंस हैं तुम्हें वो बताना है। क्या वो लोगों के बारे में कंसर्न उनका रहेगा और प्रोडक्शन के बारे में, या फिर वो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे और एथिक्स के बारे में, या फिर वो रूल्स या क्रिएटिविटी को लेकर साथ चलेंगे, या फिर वो ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हुए चलेंगे। मैनेजेरियल ग्रीड की बात यहाँ पे हो रही है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो जो भी इनके लोग हैं, इंप्लॉइज हैं, उसके बारे में काम करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी देखते हुए चलेंगे। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द ग्रीड प्लॉट्स लीडरशिप स्टाइल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लीडरशिप स्टाइल। लीडर क्या सोचेगा, चलो ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में भी बात करना है, और वाई एक्सिस पे वो रखेंगे लोगों को। ठीक है, और 9:9 यहाँ पे रखा गया है कि ये आइडल होता है टीम मैनेजमेंट स्टाइल के लिए। तो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तुम्हें बस इतना याद रखना है, मैनेजेरियल ग्रिड किसने दिया। ठीक है, दूसरा, किन दो बातों पे फोकस की जाती है, दो डायमेंशन क्या होता है मैनेजेरियल ग्रिड का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कम्युनिकेशन हमारा टू वे प्रोसेस है। रीजन उसके पीछे दिया गया है कि कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट अंटिल द फीडबैक हैज बीन रिसीव्ड बाय द सेंडर। टू वे प्रोसेस अगर है कम्युनिकेशन, तो उसके पीछे रीजन दिया गया कि क्यों वो टू वे प्रोसेस है। क्योंकि कम्युनिकेशन को हम तब तक कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक हमें हमारे रिसीवर से फीडबैक ना मिल जाए। तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है दोनों स्टेटमेंट? देखते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल सही इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए, फीडबैक जो होता है ना, इस लूप को खत्म करता है। स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले सेंडर होगा, मैसेज आएगा हमारा, इनकोडिंग, चैनल। चैनल के बीच में याद रखना कभी कभी नॉइज भी हिंडर करता है, मैं अलग से इसको बनाऊंगा यहाँ पे, नॉइज। इसके बाद रिसीवर के पास आएगा, वो उसे डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड के बाद फीडबैक जाता है वापस से। रफ मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे। ये नॉइज बीच का कंसेप्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख लेना अच्छे से। सिमेंटिक बैरियर इन अ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू सिमेंटिक। क्या ये आपके एक्चुअल में इनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करता है, या इन्वायरमेंट में नॉइज से रिलेट करता है, या सिमेंटिक बैरियर इमोशनल स्टेट की बात करेगा, या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो। तो बताओ सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक से क्या तुम समझ पाते हो? सबसे पहले जानो, नॉइज अलग कंसेप्ट हो जाता है, इमोशनल तुम्हारे अकॉर्डिंग इमोशनल होगा या इनकोडिंग होगा? मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग होगा। सिमेंटिक मतलब यहाँ पे बात होती है वर्ड्स की, साइन की, सिंबल्स की। जब आप टेक्निकल वर्ड्स यूज करोगे या टेक्निकल जार्गन्स यूज करोगे, शायद आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आपके मैसेज में वैसी बातें लिखी गई हैं, टेक्निकलिटी हैं, या वैसा वर्ड वैसा सिंबल जो शायद सामने वाला व्यक्ति रिसीवर ना समझ पाए, तो वहां पे सिमेंटिक बैरियर आ जाता है, आपका कम्युनिकेशन वहीं हिंडर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी बैरियर्स में बात होगी इनकोडिंग डिकोडिंग, या फिर कहो तो वर्ड्स की, सिंबल्स की, या ट्रांसलेशन की, जो कि कभी कभी हो जाता है कि मिस इंटरप्रेट किया जाता है, सामने वाला वो चीज उसे नहीं समझ पाता है, तो वो सिमेंटिक बैरियर में आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कंट्रोलिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्या हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं? उसके बाद क्या हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, या उसको कंपेयर करते हैं, या फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इस पर मैं वेस्ट नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उसका देखेंगे कि हमारा एक्चुअल में कितना परफॉर्मेंस हुआ, फिर उसके बाद इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा, उसके बाद फाइनली हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बताओ जरा इसके बारे में, किसने दिया था ये कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट क्या कहता है? तो देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है ना कि ठीक है, आप जब कंट्रोलिंग चैप्टर की बात करते हो या कंट्रोल करने जा रहे हो, आप आपने स्टैंडर्ड सेट किया अपना, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर करे, उसके बाद आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हो, तो आपके पास निकल के आते हैं कुछ डेविएशंस। अब कुछ डेविएशंस ऐसे होते हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, और कुछ डेविएशन चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल करने जाओगे तो हो सकता है आपके जो मेजर डेविएशन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शायद हो सकता है वो स्किप हो जाए, उसमें आप अपना बेस्ट ना दे पाओ। तो कुछ छोटे छोटे डेविएशंस, मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे डेविएशंस पे फोकस करना है जो कि ज्यादा बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो, कुछ टूल्स दे रखे हैं यहाँ पे, पर्ट सीपीएम, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, और ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैच करना है तुम्हें फाइनेंशियल हेल्थ से, टाइम या प्रोजेक्ट से, ह्यूमन बिहेवियर से, और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट से। तो इसका आंसर तुम्हें करेक्ट जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं स्किप करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तुमने आंसर शायद देख लिया होगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ की बात हो रही है, ये कंसेप्ट किसने दिया? क्या पीटर एफ ड्रकर ने दिया, हेनरी फ्योल, कून्स एंड ओडोनेल, या मैरी पाकर फॉलेट? बताना है तुम्हें। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, सुना होगा काफी बार ये टर्म तुमने। तो ये कंसेप्ट दिया गया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। कब दिया था उन्होंने? 1954 में उनकी बुक आई थी, बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इस पे उन्होंने बात किया था, फोकस किया था गोल सेटिंग पे। ठीक है, सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले डेट याद रख लेना, और ये कंसेप्ट क्या कहता है इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, असर्शन दे रखा है कि कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। क्या दोनों सही है? कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, आप पीछे देख रहे हो कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे, क्या वो आपको मिल रहे हैं? बताओ, तुम्हें बताना है, मुझे थोड़ी बताना है। एग्जाम तुम्हें देना है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होना चाहिए? तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हो।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ एंड ए आर करेक्ट स्टेटमेंट। लुकिंग बैक मतलब आप पास्ट के परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। लुकिंग फॉरवर्ड करेक्टिव एक्शन लेते हो कि अगली बार जब आप प्लानिंग करोगे तो आपको वो मदद करेगा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग काइंड ऑफ फ्यूचर भी तो देख रहा है ना, फ्यूचर के लिए वो बेस तैयार कर रहा है। क्लियर है? चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कहता है बजटरी कंट्रोल का प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए या क्या होता है? टू पनिश एम्प्लॉय फॉर ओवर स्पेंडिंग। दूसरा, टू एस्टिमेट फ्यूचर नीड्स एंड कंट्रोल ऑपरेशन। टू क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क और टू रिप्लेस द प्लानिंग फंक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, पहला, पनिश करना एम्प्लॉय को अगर वो ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। रिजिड फ्रेमवर्क भी नहीं है और प्लानिंग फंक्शन को रिप्लेस करना बजटरी कंट्रोल का काम नहीं होता है। बजटरी कंट्रोल फ्यूचर के नीड्स को एस्टिमेट करेगा, आपको फ्यूचर में कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बता सकते हो, बहुत आसान है। इनमें से कौन सा एक मॉडर्न टेक्निक है कंट्रोल करने का? वर्ड सीपीएम। बता दिया आंसर, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ना ये चीज। ऑब्जर्वेशन, बजटिंग एंड ब्रेक इवन, ये सारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स होते हैं। वहीं पे पर्ट या सीपीएम जो है हमारा, और मैनेजमेंट ऑडिट, ये सब मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर आते हैं। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी होंगी। तो चलो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा आता है सीएसआर से निकल के। यहाँ पे बात हो रही है अरेंज द कैरोल्स पिरामिड ऑफ सीएसआर। ठीक है, तो बताओ बॉटम टू टॉप तुम्हें अरेंज करना है। सीएसआर पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी पोस्ट कर रखा है, चाहो तो तुम उसे देख के समझ सकते हो कहाँ से शुरुआत होता है, क्या एथिकल, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक और लीगल, ये किस सीक्वेंस में जाता है तुम्हें ये बताना होगा। यहाँ पे एक पिरामिड बनाते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बता दो, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है सीक्वेंस जस्ट उल्टा करो, लगभग वही होता है 3 4 1 2। यहाँ पे एक ऊपर आगे पीछे कर लेना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एथिकल से, सबसे पहले सॉरी इकोनॉमिक होता है। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हम लोग होगा हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के बाद हम लोग जाएंगे लीगल पे। लीगल के बाद हमारा आ जाएगा एथिकल और हमारा फिलेंथ्रोपिक आ जाएगा। इकोनॉमिक बात करेगा एक कंपनी को प्रॉफिट की बात करना चाहिए। सेकंड होगा लीगल, लॉ को फॉलो करते हुए चलो, सारे रूल से कंप्लाई करो। एथिकल कहेगा सारे काम कंपनी को सही करना चाहिए। फिलेंथ्रोपिक कहता है सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ देते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो। सीएसआर मॉडल की यही कहानी थी। सीएसआर पे प्रॉपर एक वीडियो मैंने डाला है, उस पर जाके देखो यूट्यूब पे, ये जैसे नेट लेवल का होगा, उसमें ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब मिंट वर्क के मैनेजेरियल रूल्स दे रखे हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको तुम्हें करना है मैच। सबसे पहले इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल, डिसीजनल और एक आता है डिसीजनल नेग। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, लाइजन एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर। तो क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका मैच? मुझे पता तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे तुम ऑप्शन देखोगे, एक मिनट, इंटरपर्सनल का यहाँ पे हो जाएगा लाइजन। मीनिंग भी आगे हम लोग समझते हुए चलेंगे। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में तुम यहाँ पे लाइजन ले सकते हो, लाइजन। दूसरा उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशनल, स्पोक्स पर्सन इसकी बात करेगा। उसके बाद है डिसीजनल। डिसीजनल डिसीजन कौन लेता है? एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर लेता है। ठीक है, तो तुम चाहते थे ऐसे तुम प्रिडिक्ट करके भी कर सकते थे। और डिसीजनल नेग जो होता है ना वो हमारा, वो बात करता है डिस्टरबेंस हैंडलर की। यहाँ पे तुम देखो सबके मीनिंग्स भी दे रखे हैं। इंटरपर्सनल यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो फिगर हेड, लीडर होता है, या लाइजन कह लो। इन्फॉर्मेशनल तुम्हें यहाँ पे मॉनिटर करेगा, चीज़ें बताएगा, स्पोक्स पर्सन ये काम करेगा। डिसीजन कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। और चलो डिस्टरबेंस हैंडलर वन नेग की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारे सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ डिसीजन आर रिपीटेटिव, रूटीन एंड मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर? कट हो रहा है स्क्रीन शायद।
चलो अब चीज़ें विजिबल होंगी। कौन सा डिसीजन रिपीटेटिव होता है और मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश किए गए उसके अकॉर्डिंग ली जाती हैं। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन और इंट्यूटिव डिसीजन। क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर इसका, क्या होना चाहिए? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर वो निकल कर आएगा वो होगा प्रोग्राम्ड डिसीजन। स्ट्रक्चर्ड होता है, बार बार लिया जाता है। और नॉन प्रोग्राम्ड क्या होता है? यूनिक होता है, अनस्ट्रक्चर। जैसे कि आप नया प्रोडक्ट डेली लॉन्च थोड़ी करते हो, रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है ये। लेकिन प्रोग्राम्ड, स्ट्रक्चर्ड, डेली प्रोसेस में वो काम तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है ये अपवर्ड फ्लो करती है और अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। क्या तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और क्या असर्शन को रीजन जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे या नहीं कर रहा है, बताना है तुम्हें। अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, अथॉरिटी सबसे ज़्यादा ऊपर होती है फिर धीरे धीरे नीचे जाती है। अकाउंटेबिलिटी सबसे नीचे लेवल वाले के पास कम होती है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे सबसे ज़्यादा तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्या लगता है, सही है ना? अगर तुम्हें सही दिख रहा है लेकिन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, रीजन असर्शन को नहीं कर रहा है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट डाउन। अकाउंटिंग जो होता है वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर जाता है। कंसेप्ट्स देखो रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे जो हमारा रीजन है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्ट्रक्चर इज द बेस्ट सूटेड फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे प्रोडक्ट जो कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, उनके लिए किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल हो जाएगा? अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे होते हैं, क्या उनके लिए लाइन स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल नहीं होगा उनके लिए। या डिविजनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर? बताओ इसका राइट आंसर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे यार कौन सा हम लोग कर रहे थे, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। डिविजन्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। वैसे प्रोडक्ट जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेट होंगे उनकी अलग 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 से एक प्रोडक्ट लाइन बनाई जाएगी, एक टेरिटरी बनाई जाएगी। ये एसेंशियल होता है मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज के लिए जो कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस पे फोकस करते हैं। तो उनको सबसे पहले अपना एक प्रोडक्ट लाइन बनाना होता है जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। लार्ज लेवल पे है, अलग प्रोडक्ट होगा, अलग लाइन होगा। मतलब कोई कॉस्मेटिक में डील कर रहा है, कोई मेंस फैशन में डील कर रहा है, ठीक है, फैशन में डील कर रहा है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीपल अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेबल माना जाता है। अब तुम्हें डेलीगेशंस के एलिमेंट दे रखे हैं, तुम्हें वो मैच करना है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और पावर। अकाउंटेबिलिटी क्या ऑब्लिगेशन होता है, अथॉरिटी क्या राइट टू गिव पावर होता है, जो भी होता हो यहाँ पे तुम्हें इस चीज को मैच करना है। बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैच करना स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी आपको ये अधिकार प्रोवाइड करता है कि आप ऑर्डर्स दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने होते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी आंसरेबिलिटी को बताता है कि अगर कुछ भी होता है तो जवाबदेही आपकी होगी। और पावर मतलब ये नहीं होता है बल का प्रदर्शन करना। पावर का एक्चुअल मतलब होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। आप कितने अच्छे तरीके से कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट कर पा रहे हो, मैनिपुलेट वर्ड तो नहीं बोलूंगा, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, कैसे वो आपसे मोटिवेट हो पा रहा है, ये डिनोट करता है आपके पावर को। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? अप्रेंटाइशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन या वेस्टिबल ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो जॉब रोटेशन होगा क्या? क्या होगा बताओ। वेस्टिबल ट्रेनिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए। वेस्टिबल स्कूल बोल लो या वेस्टिबल ट्रेनिंग बोल लो, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जो कि तुम्हारे वर्क इन्वायरमेंट से लगभग सिमिलर होता है। तुम्हें उस वर्क इन्वायरमेंट में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो ये जनरली जो अदर मेथड्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। जैसे जॉब रोटेशन भी, तुम काम करने को तुमको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में रोटेट किया, तुम्हारा ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर आता है। अप्रेंटाइशिप में किसी एक एक्सपर्ट के अंदर तुम्हें डाल दिया गया, तुमसे सीखते रहोगे। कोचिंग में तुम्हें गाइड की जाती है। ठीक है। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग काइंड ऑफ हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो जाता है। अब यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग दिया हुआ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दिया हुआ है, तुम्हें इसका प्रोसेस बताना है। तो कमेंट सेक्शन में बताना है इसका प्रोसेस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। रिक्रूटमेंट जो है ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वहीं पे सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है।
इसके पीछे रीजन दिया गया है कि रिक्रूटमेंट जो होता है वो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वही सिलेक्शन जो होता है हमारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही, एक नेगेटिव नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आप लोगों को बुलाओगे, एप्लीकेशन वो अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव प्रोसेस है, इनवाइट कर रहे हो। सिलेक्शन में क्या होता है, आप अनफिट एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे दोनों ही हमारा आंसर सही हो जाएगा और उसको रीजन भी जस्टिफाई कर रहा है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आ गया मोटिवेशनल थ्योरीज, मैच करना है हमें। व्रूम के थ्योरीज हैं, एडम के, एल्डरफंड के और मैक्लेलैंड की थ्योरी दे रखी है। तो सबसे पहले बता दूं, मैक्लेलैंड का शायद नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी में आता है हमारा, तो डी का 3 होना चाहिए आंसर। तो देखो सब में लगभग दिया हुआ है डी का 3, डी का 3। ईपीआर ईआरजी फ्रेमवर्क किसने दिया था, अगर तुम्हें पता तो तुम आराम से कर लोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा। व्रूम, व्रूम जो है यहाँ पे ईआरजी, व्रूम जो है ये वैलेंस और इंस्ट्रूमेलिटी और एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। एडम जो है, एडम बात करेंगे इक्विटी, इसमें बैलेंस होना चाहिए इनपुट और आउटपुट के बीच में। उसके बाद अगर तुम देखो तो एल्डरफर जो है, एल्डरफर ने ईआरजी थ्योरी दिया था और मैक्लेलैंड की तो हमने बात की थी, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी उनका होता है। Which leadership style is most appropriate when subordinates are highly skilled and motivated? तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाएगा जब आपके सबॉर्डिनेट्स बहुत अच्छे, उनके पास स्किल्स हैं, मोटिवेटेड है? तो क्या डेमोक्रेटिक लोगे, ऑटोक्रेटिक लोगे, या फ्री छोड़ दोगे, या पैटर्नलिस्टिक लेके चलोगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप फ्री छोड़ सकते हो, लेसेस फेयर या फिर फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज के पास प्रॉपर स्किल्स है, चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। तो ऐसा नहीं, डेमोक्रेटिक में देखो होता क्या है, आपका कंट्रोल होता है, आप उन्हें गाइड करते हो, उनका पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन लेसेस फेयर में आप फुल फ्रीडम देते हो, मतलब आपके पास जो है उनके उनके स्किल्स अगर उसके अच्छे हैं, एक्सपर्टीज है उनकी, तो वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा लेसेस फेयर, या कहूँ तो फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 में। बोला जा रहा है कम्युनिकेशन में हम लोग मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या इनकोडिंग होगा? बिल्कुल सही। डिकोडिंग में जब उसको कन्वर्ट करते हो, सिंबल्स को, वर्ड्स को मैसेज में कन्वर्ट करते हो, तो वो हमारा हो जाता है डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। चैनल, तो चैनल क्या होता है, माध्यम जिसके थ्रू हमारा मैसेज जाने वाला है। और फीडबैक जब रिसीवर के द्वारा सेंडर को रिस्पॉन्स भेजा जाता है मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारा क्या होता है, फीडबैक होता है। क्लियरली बताया भी गया हुआ है। थॉट्स को जब हम लोग सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं और सिंबल्स को जब अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा था डिकोडिंग। अब देखो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेप वाइन किसकी बात करता है? इनफॉर्मल। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैस्लो थ्योरी। रीजन उसके पीछे दिया गया कि मैन इज अ वांटिंग एनिमल। फिजियोलॉजिकल थ्योरी, बेसिक नीड्स, यही होता है ना। एक्सप्लेनेशन देखो गलत है, सीधी बात। एजर्शन रीजन दोनों सही है। फिजियोलॉजिकल नीड कहता है ये वो बायोलॉजिकल नेसेसिटीज है जो एक हर इंसान को चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आप ये रीजन नहीं दे सकते कि मैन एक वांटिंग एनिमल है। ये रीजन कहीं से भी इस अजर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। मैन इज अ वांटिंग एनिमल ये एक्सप्लेन करता है किसको, प्रोग्रेशन को एक्सप्लेन करता है। मतलब वाई वी मूव टू द नेक्स्ट नीड, नॉट स्पेसिफिकली वाई फिजियोलॉजिकल इज फर्स्ट। यहाँ पे इसका ये कहना है प्रोग्रेशन की ओर बढ़ो, ठीक है। वहीं पे हमारा फिजियोलॉजिकल जो ये बायोलॉजिकल नेसेसिटीज में आ जाता है, मतलब जिसका फुलफिल होना जरूरी हो। व्हाट इज कंट्रोल टेक्निक इज रिफर्ड टू अ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, बताइए। विच कंट्रोलिंग टेक्निक, कौन सा टेक्निक होता है यहाँ पे? कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ये ऊपर हमने डिस्कस किया था, याद करो। चेकिंग ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड, इसमें डिस्कस कुछ करने जैसी बात नहीं है। कंट्रोल के तुम टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल को तुम्हें मैच करना है। फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और फीडबैक। फीडबैक क्या होगा, करेक्ट आफ्टर प्रोसेस, यही होना चाहिए। तब तो तुम्हारा क्लियर है आंसर, सी होगा फिर, तब नहीं, वो नहीं होगा हमारा आंसर। फीड फॉरवर्ड अलग चीज हो जाता है। फीड फॉरवर्ड में तुम देखोगे यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो समझो। फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को एंटिसिपेट, फॉरवर्ड तुम्हारे आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको तुम एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखो कंकरेंट, कंकरेंट नाम से ही समझ पा रहे हो तुम, प्रोसेस के दौरान में
जो भी तुम्हारे दिक्कतें आ रही हैं, डेविएशंस आ रहे हैं, तुम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारा जो फीडबैक, अच्छा ये मैंने बोल दिया था। फीडबैक जो होता है प्रोसेस के बाद चीजों को आप करेक्ट करते हो, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर PERT. In PERT analysis, the time estimates that assume the most favorable condition is called किस टाइम को? In PERT analysis, the time that assumes the most favorable conditions. कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन माना जाता है? या ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है या पेसिमिस्टिक माना जाता है, या मोस्ट लाइकली टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम? बताओ इसका आंसर। अगर तुमने कंट्रोलिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो कर लोगे। इसका आंसर होगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कहता है शॉर्टेस्ट टाइम, कम टाइम में बेस्ट केस निकालना। पेसिमिस्टिक लंबा समय लेगा, लंबा टाइम लेगा, वर्स्ट केस होता है। और मोस्टली लाइकली जो होता है ना, ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात करता है। आरओआई का फॉर्मूला पूछ रहा है तुमसे, फाइनेंस में भी जानते होगे तुम। अ गुड कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल। उसके पीछे रीजन दिया गया है कि बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक होता है। रीजन तो सही है। एक गुड कंट्रोल सिस्टम का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। कितने हद तक तुम्हें ये सही लगता है? और एजर्शन क्या रीजन को जस्टिफाई कर रहा है? द आंसर इज नो। देखना कैसे। इसका कहना है इन्वायरमेंट जो होता है, सिंस द एनवायरमेंट चेंजेस, रिजिड कंट्रोल फेल हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये हमें चाहिए होती है टू अडॉप्ट दी। चलो सही है, इसमें मैंने गलत देख लिया। गुड कंट्रोल सिस्टम को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है डायनामिक होता है। इन्वायरमेंट हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो हमें अपना कंट्रोल सिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट, बिजनेस के इन्वायरमेंट का कंट्रोल सिस्टम जो है उसको फ्लेक्सिबल रखना होता है। इन केस कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, चाहे वो लीगल चेंजेस आए, चाहे वो कंपिटिटर्स आए, तो हम उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। अगर हम अपने कंट्रोल सिस्टम को रिजिड कर देंगे तो हम उस डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। स्पिरिट डी कॉप इज द वन ऑफ द फ्योल्स 14 प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब होता है? टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, बेसिक सी बात है, याद होगा, क्लास 11 12 से पढ़ते आ रहे हो, 12 से ये चीजें। विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? लो फिर से आसान क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। कोऑर्डिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मैनेजमेंट का एसेंस होता है। एसेंस क्यों इसे एसेंस माना जाता है? क्योंकि ये जितने भी अदर फंक्शंस हैं उनको हार्मोनाइज करता है, उनका उनमें एक बैलेंस बनाकर चलता है। क्या, कौन सा? कोऑर्डिनेशन। सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट कैसे करना है ये हमें कोऑर्डिनेशन बताता है। ये तो हमने देख लिया था डिसीजन मेकिंग में ही। साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेट इंक्लूड, साइकोलॉजिकल की बात हो रही है, जार्गन्स और सेमेंटिक्स तो आएंगे नहीं हमें, नॉइज एंड डिस्टेंस नहीं आएंगे, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स भी नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, जहां पे तुम देखोगे प्री मेच्योर इवैल्यूएशन एंड लैक ऑफ अटेंशन। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो सामने वाला क्या बात करने चाह रहा है, और आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले, और अच्छा ये तो ये बात करेगा, ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हिंडर हो जाएगा। शायद हो सकता है सामने वाला आपको कुछ और बताना चाह रहा हो और आपने पहले ही वैलिडेट कर लिया, पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, तो आप उस जगह पर उस चीज को नहीं समझ पाओगे। मैनेजमेंट के अप्रोच दे रखे हैं, इसको तुम आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। गैंग प्लैंक इन अ फ्योल्स स्केलर चेन अलाउस, क्या आपको अलाउ करता है? सबॉर्डिनेट को इग्नोर करना है अपने बॉस को? नहीं, गलत है। टॉप मैनेजमेंट को लेवल स्किप करने? नहीं, ये भी नहीं। एचआर का इंटरवेंशन होना? ये भी गलत है। ये हमें बताता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। क्या, कौन सा कंसेप्ट? तो गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस मैनेजमेंट के। आई होप तुम्हें पसंद आए होंगे। इसमें मैंने मिक्स मैच क्वेश्चन यूज किया है, इजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करे थे, आज हमने मैनेजमेंट का करा। आने वाले सेशन में हम लोग करेंसी एंड बैंकिंग को कवर करेंगे, और डेली कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसे ही क्लासेस तुम्हारे हर सब्जेक्ट की मिलती जाएंगी। अगर तुम्हारा कोई फीडबैक है या तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस कंप्लीट बैच के लिए, वो कंप्लीट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जाओ एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां से जाके कोर्स सेक्शन में तुम्हें ये पर्टिकुलर बैच देखने को मिल जाएगा। जाके ज्वाइन करो और फटाफट अपने प्रिपरेशन को आसान बनाओ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।